नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगी। आपके कोई क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल, लेकिन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट खबर की, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी हुई, जहां पर धमाकेदार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के लिए आते हुए पास्ट में दिखाई दिए हैं। दरअसल सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पर फैसला हो सकता है। क्या फैसला हो सकता है, क्यों ऐसा हो सकता है, ये तमाम डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, बताइए। दरअसल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है लोगों का काफ़ी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बन चुका था। तो अब जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बार जो सरकार बजट पेश करेगी उसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसको 2015 में लॉन्च की गई थी, उस स्कीम को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान सरकार कर सकती है, या फिर इस स्कीम के बारे में कोई आवंटन जो पैसे का किया जाता है वो आवंटन करती हुई नहीं दिखेगी सरकार। और हो सकता है कि स्कीम जारी ना करें, ये ऐलान औपचारिक तौर पे ना करें, लेकिन साइलेंट हो जाए। यानी अगले कारोबारी साल में अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा, इस बात के संकेत आपको बजट में देखने को मिल सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की वजह से सरकार को लगता है कि जो मकसद हम पूरा करना चाहते थे वो मकसद पूरा कर नहीं पाई। गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, गोल्ड इंपोर्ट की वजह से सीएडी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो गोल्ड की कीमतें हैं वो जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे सरकार को नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस स्कीम के तहत जिस कीमत पर आप सोना खरीदते हैं और जिस कीमत पर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इनकैश करने जाते हैं, तो उस वक्त की कीमत के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ऊपर से 2.5% इंटरेस्ट सरकार देती है, तो 2.5% इंटरेस्ट जो है वो सरकार को बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अब सरकार इसको आगे जारी रखने के मूड में है नहीं। चालू कारोबारी साल में 18,500 करोड़ रुपए को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए पैसा आवंटित किया गया था, लेकिन अभी तक कोई ट्रांच इशू नहीं किया गया है। अब लगता है कि आगे हुई सरकार इसको डिसकंटिन्यू कर देगी। शुक्रिया लक्ष्मण आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार इसे डिसकंटिन्यू करने का प्लान कर रही है। बजट में इस पर अनाउंसमेंट आ सकती है। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन ये लक्ष्मण के हाथ लगी है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, एक और इंपॉर्टेंट खबर, और खबर यह है कि सरकार 7 एग्री वायदा पर लगे बैन को हटा सकती है। सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिली है कि सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उम्मीद है कि बजट में इसका ऐलान हो सकता है। क्या अचानक इस फैसले को लेने का कारण क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ मौजूद है। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो एक्सटेंशन है सेबी ने वो 31 जनवरी तक इन 7 कमोडिटीज पर एक्सटेंड कर दिया है। और मैं अगर 7 कमोडिटीज का नाम लूं तो इसमें धान आता है, यानी गैर बासमती धान, गेहूं, चना, मूंग, सरसों, सोयाबीन और सीपीओ शामिल है। लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस, जो जानकारी हमें मिल रही है, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है अजय जी, वो ये है कि शायद जो ये एक्सटेंशन हुआ है ये सिर्फ महीने भर के लिए ही हुआ है। 31 जनवरी के बियॉन्ड इसे एक्सटेंड शायद ना किया जाए। आप क्या लाइक्लीहुड देख रहे हैं, आपका व्यू क्या है? मेरी समझ से जो है एक हेजिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट जरूर क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि अभी फिजिकल मार्केट्स में एक्सेस स्पेकुलेशन हो जाता है। कई बार अगर क्रॉप शॉर्ट हो या कोई भी चीज की कमी हो, तो अगर हेजिंग मैकेनिज्म, ऑल्टरनेट हेजिंग मैकेनिज्म हो, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में कमोडिटीज के लिए अच्छा है। और शायद पिछले 2 साल से जो कई कमोडिटीज में इतनी जो है स्पेकुलेशन रही है और इतना वॉलेटिलिटी रहा है, उस चीज को जो है गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहती है, कंट्रोल में रखना चाहती है, तो हेजिंग मैकेनिज्म जरूर एक ऑल्टरनेट है। और ये प्रूवन है वर्ल्ड वाइड, जो है जो नॉन यूजर्स हैं वो अपना जो है नफा नुकसान थ्रू एक्सचेंज करते हैं, और जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो भी अपनी हेजिंग जो है थ्रू एक्सचेंज करते हैं, ना कि फिजिकल कमोडिटी को स्टोर करके। सो आई थिंक ये जो है एक रियलाइजेशन होगी अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करे, इस बैन को, और जो है उस चीज़ पे फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाए यहाँ पर। ओके अच्छा अजय जी, एक चीज़ और बताइए। 7 कमोडिटीज़ हैं ये, इसमें एडिबल ऑयल से सोयाबीन, सरसों भी शामिल है। तो माना तो ये जा रहा है कि अगर बैन हटता है तो स्पेशली जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी हुई कमोडिटीज़ है, जिसमें क्रूड पाम ऑयल है या सोयाबीन डेरिवेटिव्स है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रहेगी। इन सभी कमोडिटीज़ में से अगर बैन हटता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस डिस्कवरीज के हिसाब से किस कमोडिटी के लिए रहेगा? नहीं, डेफिनेटली जो है जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स को मिरर ही करते हैं। तो जो मार्केट, जो कमोडिटी जो है इंटरनेशनली सेंसिटिव है
और जो है इंटरनेशनल बेस से जाती है, उनके लिए एक लोकल हेजिंग मैकेनिज्म हो जाएगा। और डेफिनेटली जो एंटायर पाम कॉम्प्लेक्स जैसे आप डिस्क्राइब कर रहे थे, वो टोटली जो है ग्लोबल फैक्टर्स और ग्लोबल प्राइसेस पे डिपेंडेंट रहता है। सो यू विल गेट अ हेजिंग मैकेनिज्म एट होम फॉर सच अ थिंग। अच्छा, एक लास्ट चीज और क्विकली अजय जी आपसे समझना चाहेंगे। आमतौर पे बिलीव ये किया जाता है कि अगर सस्पेंशन फ्यूचर्स का किया था सरकार ने, बैन लगाया था, तो बेसिकली इसीलिए कि ताकि जो कमोडिटी प्राइसेस सर्ज हो रहे हैं उनको कर्ब करने के लिए। अगर हम इन 7 कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राइस पर्सपेक्टिव से देखें तो इन 7 कमोडिटीज में कौन सी वो कमोडिटीज आपके हिसाब से हैं जहां पर प्राइस राइजिंग पॉसिबिलिटीज ज़्यादा फिलहाल दिखाई दे रही हैं, फिर चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मूंग हो, सरसों, सोयाबीन, सीपीओ हो? देखिए, जो कमोडिटी थिनली ट्रेडेड होती है उसमें जो है मार्केट स्पेकुलेशन हायर रहता है, और जो कमोडिटी में अच्छा खासा फिजिकल वॉल्यूम होता है वहाँ पे प्राइस राइज या स्पेकुलेशन जो है इतना इजी नहीं रहता है, ये मेरा अनुमान है। तो जो मार्जिनल कमोडिटीज है उसमें जो है स्पेकुलेशन एंड प्राइस राइज एंड ये चीज़ें जो है वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो जो बिग साइज कमोडिटीज है मार्केट में, उनमें जो है ये इतना आसान नहीं होता है कि प्योर स्पेकुलेटर्स मार्केट को ड्राइव कर सके। चलिए, थैंक यू अजय जी इस पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। वंदना भारती भी हमारे साथ बनी हुई है, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी, उनका भी एक क्विक कमेंट ले लेते हैं। वंदना, आपकी राय क्या है? अनुमान तो लगाया जा रहा है, एक्सक्लूसिव जानकारी तो मिल रही है कि इन 7 कमोडिटीज पर बैन 31 जनवरी के बियॉन्ड शायद एक्सटेंड ना हो, फ्यूचर बैन, और स्पेशली एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप कैसे देखती हैं? दीपाली, ये बहुत सराहनीय कदम होगा सरकार द्वारा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बीच में क्या हुआ ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैन के बाद प्राइसेस जो है फिर भी यहाँ पे राइज हुए थे, उसके बाद एक फॉल आया था। दूसरी चीज ये है कि प्राइस राइज को हम यहाँ कंसिडर करते हैं, प्राइस फॉल को कंसिडर नहीं करते हैं। और एक तरफ जैसे सरकार का एडिबल ऑयल मिशन है कि हम मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होगा इंडिया यहाँ पे, और साथ में प्राइसेस जो है वो एमएसपी से नीचे जाता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस सेलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब एमएसपी पे सरकार खरीदती है तो उनके पास ये हेजिंग मैकेनिज्म नहीं अवेलेबल है, जो कि पहले था ऑयल सीड्स में, व्हीट में, आपको राइस में था। यहाँ पे व्हीट में यहाँ पे गवर्नमेंट की एजेंसीज ने यहाँ पे जब वो एमएसपी पे प्रोक्योर कर रहे थे तो इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने हेज करा था। तो ये प्लेटफॉर्म मिसिंग है। और दूसरी चीज ये है कि जब हम जो कमोडिटीज को हम आयात करते हैं तो रुपया का भी असर होता है, तो करेंसी का भी इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो डबल प्रेशर यहाँ पे सरकार की तरफ से सरकार को था, यहाँ पे किसान को भी था, सरकार को भी था, कंज्यूमर को भी था। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केट में हेज करते थे तो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हम कमोडिटी भी हेज करते थे प्लस हम करेंसी भी हेज करते थे। ये अगर यहाँ पे मैकेनिज्म फिर से आ जाता है तो मेरे ख्याल से हमें करेंसी में अलग से हेज नहीं करना होगा। और एफपीओज अब काफी ज्यादा एक्टिव है। अगर आप कहेंगे कि प्री बैन पोस्ट बैन क्या यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो अब एफपीओज यहाँ पे काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। एफपीआई को यहाँ पे मिला है, परमिशन मिला है, म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि ये बाजार जो है ज्यादा प्रिपेयर है, ऑप्शंस के साथ भी है यहाँ पे। तो ये सराहनीय कदम होगी। और लिक्विडिटी अगर हायर साइड रहती है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट असर आएगा दीपाली, वो क्रॉपिंग पैटर्न पे आएगा, क्योंकि अगला 6 महीने का फ्यूचर्स और उसका भाव हमारे सामने होता है। उसको देख के किसान यहाँ पे तय करते हैं कि उन्हें किस कमोडिटी में जाना है, क्रॉप उगाना है, कौन सा नहीं उगाना है, जो कि इधर पे बिल्कुल मिसिंग था। साथ में हमारा क्या है कि हमारे किसान बिल्कुल डिपेंडेंट होते हैं कि मंडी में उन्हें क्या भाव दिया जा रहा है। लेकिन जब बैन नहीं था तो प्री बैन एरा में हम लोग देखते थे कि किसान एनसीडीएक्स के भाव को बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व देते थे, उसको देख के वो सेल करते थे। तो मेरे ख्याल से कहीं पे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक सीटीटी में भी यहाँ पे अगर इन्हें ये हटाते हैं तो मेरे ख्याल से फिर ये एक फुल स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर उन्होंने बैन हटा दिया और सीटीटी को यहाँ पे कायम ही रखा तो ये काफी एक्सपेंसिव यहाँ पे ट्रेड बन जाता है, जो कि कहीं भी वर्ल्ड वाइड नहीं है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से फुल फ्लेजेड पूरे सपोर्ट के साथ इस बार एग्री कमोडिटीज को सपोर्ट करे, सीटीटी भी यहाँ पे हटाए और फिर देखिए कि यहाँ पे मार्केट में कितना डेप्थ आता है। और चाइना की तरह यहाँ पे हम डेरिवेटिव मार्केट से लेके फिजिकल मार्केट दोनों में हमारा डोमिनेंस बन रहा है, जबकि अभी अधूरा है। अभी हम फिजिकल मार्केट में तो डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में हम काफी पीछे हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये जो स्टेप होगा ये काफी बढ़िया स्टेप होगा। ओके,
चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ है ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फटाफट से वंदना की स्ट्रैटेजीज तो लेंगे ही, आपकी कुछ क्वेरीज को भी करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। तो वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। वंदना गुड इवनिंग, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कुछ ट्रेड्स जो आपने एग्री नॉन एग्री पैक्स आइडेंटिफाई किए हैं। वंदना आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी दीपाली, मुझे नेशनल गैस यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। 311 पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 325 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 306 रुपए का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे सिल्वर है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि $31 इंटरनेशनल मार्केट में हम आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बाइंग की सलाह रहेगी वो 91,300 के करीब रहेगी। 91,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 91,100 का। अगर बात की जाए एग्री काउंटर में, तो एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में फिर से एक रिकवरी जो है बाउंस देखने को मिलेगा। 6370 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 6450 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा 6340 रुपीस का। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, पोजीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेचुरल गैस आज भी 3% ऊपर है, 325 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में स्पाइसेस पे क्विकली वंदना आपकी एक राय, जहां पर हमने टर्मरिक में लगातार बाइंग देखी है लेकिन आज प्राइसेस थोड़े से नीचे हैं, क्या राय है आपकी पूरे ही स्पाइसेस के पैक पर? ये 12,500 से दीपाली लगातार एक अपसाइड गया। मुझे लग रहा है कि एक हेल्दी करेक्शन है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 15,350 के करीब सेलिंग की सलाह रहेगी। 15,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 15,475 रुपए का। लेकिन अगर जीरे को देखा जाए तो जीरे में यहाँ पे एक बाइंग जो है फिर से उभर के आ सकती है। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 24,200 से ऊपर बाइंग की सलाह रहेगी। 24,500 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 23,950 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जीरे में यहाँ पे बाइंग रिटर्न आएगी। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पे कोरिएंडर काउंटर में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जनवरी वाले में 7780 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो करीब करीब होगा यहाँ पे 8,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 7620 का। तो यहाँ पे दो काउंटर में मुझे लग रहा है कि बाइंग है, जबकि टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है फिर से। ओके, अच्छा वंदना एक राय आपकी क्रूड पर भी चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट से तेजी देखने को मिली है, 6500 के आसपास घरेलू बाजार में आ चुका है और अगर ब्रेंट देखें तो $78 तक हमने जाते हुए देखा। ओपेक की सप्लाई और टाइटर हो सकती है, यूएस का जॉब्स डेटा जिस तरीके का रहा उसके बाद कहीं ना कहीं ये बाइंग इमर्ज हुई है, कितनी सस्टेनेबल लग रही है और क्या व्यू है इन लेवल से? मुझे लग रहा है दीपाली $76.7 तक इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता है और अपनी मार्केट में यहाँ पे $65 के करीब एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर इसे ब्रीच करता है तो 6620 तक भी हम प्राइसेस आता हुआ देख सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे दिसंबर मंथ में ओपेक ने प्रोडक्शन को कम किया है या रशिया में भी प्रोडक्शन कम हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट है। यहाँ पे कोल ब्लास्ट है, इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। और ट्रम्प के आने से, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल के फेवर में होते हैं, तो एक कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक सेंटिमेंट्स मार्केट में यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगी, आज इन्वेंट्री है तो एपीआई की इन्वेंट्री ने यहाँ पे जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री गिरने का अनुमान दिखाया है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि $76.7 इंटरनेशनल मार्केट में WTI देख सकता है। हमारे यहाँ 6500 का अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो अगेन एक 6600 वाला रेंज आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल लग रहा है जो बुलिश ट्रेंड है 1 से 2 दिन अभी यहाँ पे और कंटिन्यू हो सकता है। ओके, चलिए थैंक यू वंदना शो में आने के लिए और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।